नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। शो है बात भारत की। आज हम बात भारत की में बात करने वाले हैं इस देश के पत्रकारों की। एक फ्रेंच लेखक, पत्रकार और दार्शनिक थे अल्बर्ट कामू। उन्होंने एक बात कही थी, बहुत पते की बात है, हम बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। उनका कहना था, फ्री प्रेस कैन बी गुड और बैड, बट मोस्ट सर्टनली विदाउट फ्रीडम अ प्रेस विल नेवर बी एनीथिंग बट बैड। यानी कि प्रेस ख़राब भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, लेकिन अगर उसे आज़ाद नहीं रखा गया तो वो सिर्फ ख़राब होगी। हमने पिछले दिनों देखा कि संसद में पत्रकार जब पहुंचे तो उन्हें एक ग्लास के एनक्लोजर में, कांच के जैसे डब्बा होता है, उसमें रखा गया। ये प्रेस की स्वतंत्रता के लिए किस तरह से हानिकारक है, क्या देश में प्रेस की दशा है, इस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं द वायर के रिपोर्टर श्रावस्ती दास गुप्ता और वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा। सर, पहला सवाल मेरा आपसे है। आप 3 दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप कई बार संसद में गए हैं। पिछली बार जब आप संसद में गए थे तो आपका आखिरी बार वो कब था और क्या आपका अनुभव रहा था उस समय? मैं इलेक्शन के बाद संसद में नहीं गया हूँ, लेकिन इलेक्शन से पहले जो आखिरी आखिरी सत्र था, जहाँ जो आउटगोइंग लोकसभा का, उसमें मैं गया था। 2 बार गया हूँ। और ईमानदारी की बात यह है कि जो विस्तार है नई संसद का, उसमें जो कवरेज का जो एस्पेक्ट है, मीडिया कवरेज का जो एस्पेक्ट है, वो बड़ा मुश्किल हो गया है। पहले जो हमारी प्रेस गैलरी होती थी, वो स्पीकर के आसन के ऊपर होती थी और नेता विपक्ष और सदन के नेता दोनों नजर आते थे एकदम नीचे बैठे हुए। और खुशकिस्मती हमारी ये थी कि हिंदुस्तान टाइम्स की जो सीट थी, वो सबसे आगे वाली सीट थी, क्योंकि प्रमुख अखबारों की पुरानी सीटें हैं, तो विंटाज पोजीशन है उनकी। तो बहुत सी चीजें हम देख लेते थे जो टेलीविजन पे नहीं आती थी। अब बिना टेलीविजन को देखे आपकी समझ में नहीं आएगा कि संसद में चल क्या रहा है। और दूसरा एक जो हिंड्रेंस सबसे बड़ा आ गया, और ना जाने उसका कारण क्या है, और अपेक्षा है कि एक दिन ये निजाम बदलेगा कवरेज का, जिस तरह का आज का है, कि जो टेलीकास्ट है हमारी संसद की प्रोसीडिंग्स का, वो एक रिडैक्टेड टेलीकास्ट है। वो नेचुरली नहीं दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि जो कैमरा की पोजीशंस हैं और जो कैमरा की मूवमेंट है, वो अपने आप में एक तरह का रिडक्शन है, एक तरह का एडिटिंग कह लीजिए उसको। इट्स एन एडिटेड प्रोसीडिंग दैट यू आर सीइंग। तो मेरा यह मानना है कि जो नए लोग जाते हैं वहां पर आज के दिन, उनके लिए सीखने का मौका नहीं है। हमने राज्यसभा लोकसभा की डिबेट्स को सुनकर बहुत सीखा। ये बिल्कुल गलत, ये भ्रांति है कि जो राजनेता होते हैं, उनके पास इल्म नहीं होता, उनके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उनके पास नॉलेज नहीं होती। अ, मेरा मुझे याद है कि जब श्याम बेनेगल मेंबर बने राज्यसभा के, तो मैंने तुरंत उनके साथ एक रिश्ता बनाया और ब्रेक्स में मैं कॉफी उनके साथ बैठ के पीता था। और उनके साथ एक दो और मेंबर हुआ करते थे जो उनके साथ बैठते थे। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आपको मजा आ रहा है एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? मैं कहा, आर यू लर्निंग समथिंग? कहता, यस आई एम लर्निंग अ लॉट। तो मैंने कहा, आपके फेवरेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है राज्यसभा के? तो उन्होंने नीलोत्पल बासु का नाम लिया, सीपीएम के, और उन्होंने पीसी अलेक्जेंडर का नाम लिया, जो फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू राजीव गांधी। और उन्होंने तीसरा नाम जो लिया, आश्चर्यचकित करने वाला नाम था, मंगनी लाल मंडल, आरजेडी के। और उन्होंने कहा कि, मैंने कहा मंडल साहब क्यों? कहते उनकी भाषा में और उनकी बात में बहुत सी गुत्थियां भारत के बारे में, भारत की रूरल लाइफ के बारे में सुलझती हैं, और मैं उससे सीखता हूं। तो पार्लियामेंट जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिससे कि लोग सीखते हैं, और आज के दिन उस एजुकेशन में भारी कमी है, जिस तरह से पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स दिखाई जा रही हैं, कंडक्ट की जा रही हैं।
जी, तो कहीं न कहीं हम ये समझ सकते हैं कि ये केवल पत्रकारिता की जो आज़ादी है, जैसे हम लगातार कहते हैं कि कर्टेलिंग द प्रेस फ्रीडम, ये केवल आज़ादी के लिए ख़तरा नहीं, ये बतौर पत्रकार हमारी समझ विकसित करने के लिए भी कहीं न कहीं ये सब चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक साबित होंगी। श्रावस्ती, आप पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करती हैं, आप वायर के लिए संसद पर लिखती हैं, पर जैसा कि हम जानते हैं डिजिटल मीडिया के लिए बहुत सारे रूल्स नहीं हैं, हमारी कोई एक्सेस नहीं है संसद तक, और जितने भी रूल्स हैं उनको मनमाना कहा जा रहा है, क्योंकि उसमें अब जो रूल्स हैं उसमें कहते हैं कि बहुत कम पत्रकार जा सकते हैं, एक संस्थान से बहुत कम लोगों को जगह मिल रही है, मतलब वो नंबर भी कम हुआ है जो, और बहुत सारे नियम हैं जिन्हें लगातार, जिन पर सवाल उठ रहे हैं, उन्हें आर्बिट्रेरी कहा जा रहा है। आप जब देखती हैं बतौर पत्रकार, जैसा कि सर ने बताया कि जब आप संसद परिसर में जाते हैं, नेताओं से इनफॉर्मली मिलते हैं, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें जो बाहर से दिखाई पड़ती है उससे अलग चेहरे वहाँ पर नज़र आते हैं, लोग अलग तरह से मिलते हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरीके की जो एक्सेस को, ख़ासतौर पे एक डिजिटल मीडिया पत्रकार के तौर पर, क्या ये कहीं ना कहीं आपकी क्षमताओं को और आपकी रिपोर्टिंग को सीमित करने जैसा है? जी, बिल्कुल मीनाक्षी, मैं कहूँगी ये बिल्कुल सही है क्योंकि अ, एक बात तो ये है कि ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज़रूरी है हमारी डेमोक्रेसी में। जब हम संसद के प्रोसीडिंग्स को देखते हैं, वो कैसे चल रहा है। जैसे मैं आपको अगर एक एग्ज़ाम्पल दूँ, रिसेंटली इस सेशन में जब मोदी जी अपने भाषण दे रहे थे और ऑपोज़िशन ने 2.5 घंटा ऑलमोस्ट 2 घंटे के करीब इनफैक्ट उनके भाषण के दौरान उन्होंने स्लोगनियरिंग की, नारेबाजी की, मणिपुर मणिपुर करके। बट ये क्यों हुआ, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। और हम लोग लगातार लाइव देख रहे थे, तब भी हम नहीं जान जी, पाए कि ये क्या, क्यों हो रहा है जी, ऐसा। तो क्योंकि हम यूट्यूब पे देखते हैं, संसद टीवी पे देखते हैं, तो हमें वो बैक करके आप थोड़ा मतलब बहुत गौर से आपको सुनना पड़ता है। बट अगर आप वहाँ पे बैठे हैं, तो फिर आपको पता चलेगा इमीडिएटली कि क्या हुआ है। वो जो पर्सपेक्टिव आपको इन पर्सन पर्सपेक्टिव जो मिलता है, वहाँ बैठ के आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, किसने क्या बोला, क्यों ऐसा रिएक्शन हुआ, वो ऑब्वियसली हमारे लिए मिसिंग है। और क्योंकि स्पीकर को ज़्यादातर दिखाया जाता है संसद टीवी पे, ये वाला मुद्दा जो है हमेशा ऑपोजिशन भी पिछले सेशन में भी उठा रही थी कि जब ऑपोजिशन कुछ बड़ा मुद्दा रख रहा है उस टाइम पे ऑपोजिशन को दिखाते ही नहीं है, सिर्फ स्पीकर को दिखाते हैं। तो लॉट ऑफ इट एकदम गेस वर्क की तरह से हमको समझना पड़ता है कि अच्छा ये हुआ, आप आवाज आ रही है आपको बट आप देख नहीं पा रहे, वेल में अच्छा गए हैं नहीं गए हैं, वो स्पीकर बोल रहे हैं आप ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे, तो मतलब आपको समझ में आ रहा है कि वो वेल में पहुंच गए हैं। फिर जब वो वॉकआउट कर रहे हैं, वॉकआउट वाला नहीं दिखाते, फिर एकदम से जब खाली हो गया बेंचेस तब दिखाता है संसद टीवी की खाली हो गया है। फिर और बाहर आके जब सांसद बोलते हैं कि हमने वॉकआउट किया, तब आपको कॉन्फर्मेशन मिल जाता है कि हाँ वॉकआउट हुआ था। तो ये जो एकदम नुआंसेस है पार्लियामेंट रिपोर्टिंग की, वो संसद टीवी को यूट्यूब पे देखते हुए बहुत डिफिकल्ट है रिपोर्टिंग करना। जो इन पर्सन बैठा है वहां पे वो बहुत इजीली कर सकता है बिकॉज उनके सामने हो रहा है ये सब। बट ये जर्नलिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक्यूरेटली रिपोर्ट करना पड़ेगा कि क्या हुआ है। पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे छोटे एक्सचेंजेस भी होते हैं एमपीज और स्पीकर और ट्रेजरी बेंच और ऑपोजिशन बेंचेस के बीच में, जो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दे दूं, कल एजुकेशन को लेके बात हो रही थी, डिमांड फॉर ग्रांट्स एजुकेशन के लिए धर्मेंद्र प्रधान अपना रिप्लाई दे रहे थे। उस टाइम पे एजुकेशन में जो आइडियोलॉजी का प्रभाव ऑपोजिशन के नेताओं ने रेज किया था, उस पे स्पीकर ने एक डिस्कशन इनिशिएट किया खुद से कि क्या आइडियोलॉजी पार्ट है एजुकेशन का। हर पार्टी कुछ आइडियोलॉजी लेके आती है संसद में, तो अगर वो उनके पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट करती है, क्या ये सही है ये गलत है। तो एक छोटा सा एक्सचेंज हुआ 5-10 मिनट का, जिसमें ऑपोजिशन के नेताओं ने कुछ कहा, ट्रेजरी बेंचेस में भी कुछ कहा। तो ये अगर आप बहुत गौर से देख रहे हैं तो यू विल फॉलो दीज थिंग्स। बट अगर आप मतलब जैसे आपको जल्दी है तो आप संसद टीवी के आप नहीं देख पा रहे ठीक से, तो ये सारे जो न्यूआंसेस में भी बहुत कुछ समझ में आता है हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, कि कैसे कामराडरी रहनी चाहिए दोनों बेंचेस के बीच में। तो ये सारे अगर इन पर्सन हम देख पाए तो हमारी रिपोर्टिंग को भी वो बहुत इम्प्रूव करती है, जो हम मिस आउट कर रहे हैं एट दिस जी। पॉइंट। सर, हम देखा करते थे पुराने ज़माने में जब अखबार आते थे और अगर संसद सत्र चल रहा होता था कोई भी, तो ख़ास तौर पे 2-3 पन्नों में सिर्फ ये बताया गया होता था पत्रकारों की, बगैर बाईलाइन के छोटे-छोटे खबरें होती थी कि ये हुआ, वो हुआ। अभी भी कुछ एक अंग्रेज़ी जो अखबारों में ये चीज़ बची हुई है, पर हिंदी में तो हमें बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आता कि संसद में क्या हुआ उसके बारे में। ये सब कितना ज़रूरी है बतौर नागरिकों के जानने के लिए कि उनके जो लेजिस्लेटर हैं, उनके जो प्रतिनिधि चुन के आए हैं, वो किस तरह से संसद में जाकर उनकी बातें कर रहे हैं या उठा रहे हैं। नागरिकों के लिए कितना ज़रूरी है संसद में जो हो रहा है वो जानना? बहुत जरूरी है।
देखिए, कहा जाता है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, लेकिन भारत का सुप्रीम इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट है, जिसको कि सावरन, इन अ डेमोक्रेसी द वोटर इज द सावरन, हमारी डेमोक्रेसी में, नॉट गॉड। और इसलिए जनता जनार्दन को पता होना चाहिए कि उनके नुमाइंदे किस तरह की बहस सदन में कर रहे हैं, विस्तार से उनके पास साधन होने चाहिए उस बहस को सुनने के। और अखबारों का कर्तव्य है, हमको जो आजादी मिली हुई है वो किस बात के लिए है? हमारे को आजादी इस बिना पे मिलती है, और कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, फ्री प्रेस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच है कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो फ्री प्रेस है, द फ्रीडम ऑफ प्रेस है, इट्स अ डिराइव्ड फ्रीडम फ्रॉम द इंडिविजुअल फ्रीडम्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री, विच इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच। और इसलिए दिया जाता है हमको वो फ्रीडम कि ये माना जाता है कि किसी भी लोकतंत्र के लिए एक निर्भीक पत्रकारिता बहुत एसेंशियल है, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज पावर, एंड unbiased purveying of information, distribution of information, reaching it to the people, empowers public opinion. And an empowered public opinion on issues and subjects makes democracy robust. ये कॉन्सेप्ट है। और अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें, तो हमारी जो अभी ये डिस्कशन हो रही है, जो जैसा आपने कहा कि इनको फैसिलिटेट करना चाहिए पार्लियामेंट को कि अच्छे तरीके से कवरेज कर सके, क्योंकि हम उनके ही मिशन में उनका साथ दे रहे हैं, पार्लियामेंट के मिशन में। और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इंस्टीट्यूशन इसलिए है कि यहाँ कानून साजी होती है, या कानून बनते हैं जिससे कि व्यवस्था होती है, और सुप्रीम कोर्ट उस कानून को इंटरप्रेट करती है कि वेदर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं। वो अलग है, सेपरेशन ऑफ पावर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। मेरा ये मानना है, और आपने ये कहा, आइडियोलॉजी की बात की, देखिए भारत की खूबसूरती क्या है, यू नेम अ वेदर कंडीशन हमारे पास है, धूप छांव, आंधी तूफान, बारिश, बर्फ, रेगिस्तान, सब कुछ है। कोई भी फल का नाम लीजिए, फ्रूट का नाम लीजिए, सब्जी का नाम लीजिए, हमारे पास है। उसी तरह से किसी भी आइडियोलॉजी का नाम लीजिए, हमारे पास है। हमारे यहाँ तो ट्रॉट्स्कीइट्स भी होते थे, कुछ एक उनमें से आज के दिन बीजेपी में चले गए हैं, वो बात अलग है, लेकिन वो होते थे ना हमारे पास। तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जो हर हर देश को, हर लोकतंत्र को चाहिए। और मेरा ये मानना है कि चेक्स एंड बैलेंसेस अब लोग निभा नहीं रहे। गुस्ताखी होगी कहना, लेकिन जो लोग रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे हैं, जो लोग शायद कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे भी हैं, वो अपना वो दायित्व नहीं निभा रहे हैं जो उनको निभाने के लिए हमारी आइन अपेक्षा करती है। आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक बड़ा इशू है, एक बड़ी डिबेट है, और ये इतना आसान नहीं है कि ये सिर्फ ये मसला इतना सिंपल नहीं है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस नहीं मिल रहा। ये कोई डिस्टिंक्शन होनी नहीं चाहिए। एनीबडी हु इज इन द बिजनेस ऑफ न्यूज, परवेइंग न्यूज, उसको तो बिना किसी कास्ट सिस्टम के एक्सेस मिलना चाहिए। ये कास्ट सिस्टम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये कास्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है। सब मीडिया एक जैसा है, बराबर है। और कहीं रही बात कि आपने कहा कि उनको पिंजरे में डाल दिया था, बड़ा सिंबॉलिक था वो नजारा, क्योंकि पिंजरे में बैठा पत्रकार, माफ कीजिए, एक ऐसे सरकार के निजाम में, जिस सरकार का रिचुअल है कि हर साल इमरजेंसी का पर्व मनाते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं, अच्छा करते हैं, लोगों को याद दिलवाते हैं कि दोबारा इस देश में इमरजेंसी ना लगे। जिन लोगों का एजेंडा वो है, जिन लोगों के क्लेम्स वो हैं,
कि वो दे बिलीव इन अ फ्री प्रेस, उनको तो ये नहीं करना चाहिए। और ये अगर हुआ है, ये मामला संगीन है और जाना पड़ा अध्यक्ष के पास, स्पीकर के पास कुछ पत्रकारों को, और शायद उसके बाद उन्होंने नरमी बरती और कहा कि फ्री मूवमेंट परमिट करेंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो वो अगर हमको हमारी पार्लियामेंट में नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ मिलेगा? आपने सरकार की बात की है, लगातार हमने भी देखा है कि इमरजेंसी के एरा को जिस तरह से मोदी सरकार ने डिमोनाइज़ किया है, उस गलती को उस पार्टी के नेताओं ने माना है, जो बड़े नाम हैं उन्होंने माना है। बावजूद इसके हम लगातार संविधान हत्या दिवस जैसे नाम देख रहे हैं कि आप इमरजेंसी को याद कर रहे हैं हर साल। ठीक कर रहे हैं जी, करना और चाहिए। वो ठीक कर रहे हैं। और अगर वो ठीक नहीं भी कर रहे हैं, पर जब उनके एक्शंस आते हैं, जैसे हम 2019 से अगर फॉलो करते हैं कि प्रेस पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, उस समय पे हम देखते हैं कि प्रेस लगातार जो है, ख़ासतौर पे जब संसद की बात करते हैं, पहले हमने कोविड वाले रिस्ट्रिक्शंस देखे, फिर कार्ड एंट्री, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक संस्थान को केवल 2 से 3 लोगों को जाने को मिल रहा है। अक्सर हम फ़ोटोज़ की बात करते हैं तो फ़ोटो जर्नलिस्ट जाते ही हैं, तो अगर आप ऐसे करेंगे तो कोई रिपोर्टर्स नहीं जा पाएंगे। और लगातार कोविड के रिस्ट्रिक्शन 2021-22 तक, मतलब जब तक फॉलो हुए हैं, जब WHO भी कह चुका था कि अब कोविड थ्रेट नहीं है, वही सारे वो चलते जा रहे हैं। और हम ये देखते हैं, जो रवैया हम सरकार का देखते हैं, मोदी सरकार लगातार इस चीज़ को लेकर सवालों के घेरे में रही है कि वो प्रेस की आज़ादी को जो है कर्टेल करना चाहती है, उसके ऊपर पाबंदी लगाना चाहती है, बंदिशें लगाना चाहती है। ऐसे फैसले, जैसा आपने कहा कि वो आयरनी है कि वही सरकार जो ऐसी बातें इमरजेंसी की करती है, याद करती है, और वही पत्रकारों को, वो भी जो चंद मुट्ठी भर पत्रकार हैं, उन्हें एक ग्लास के डब्बे में डाल देती है, उस पिंजरे में डाल देती है। सरकार का ये रवैया जो प्रेस की आने वाले दिनों में जो प्रेस की आज़ादी है, उसको किस तरह से प्रभावित कर सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं अपेक्षा करता हूँ कि सरकार वो गलती नहीं दोहराएगी जो इंदिरा गांधी ने की थी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कोवर्टली या ओवर्टली। अभी तक जो हो रहा है उसको लगता है कि थोड़ा बैकडोर से हो रहा है, तो थोड़ा इनडायरेक्टली हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं होना चाहिए। कोई भी सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी छवि ऐसी न बने दैट इट इज स्केयर्ड ऑफ इंटेलेक्ट। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात कहना चाहता हूं, और विदाउट एनी प्रेजुडिस और बायस, कि बहुत बार ऐसा लगता है कि ये निजाम इज स्केयर्ड ऑफ इंटेलेक्ट, विद्वता से डरते हैं। वो विद्वता जो इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाती, वो विद्वता जो इनकी सोच, इनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ। देखिए, इस देश में मैंने जैसे कहा कि विभिन्न विचारधाराएं हैं, और हर विचारधारा से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। प्रणब मुखर्जी बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन थे अपने जमाने के, माना जाता था, और वो कई मायने में आज के जो रूलर्स हैं वो भी उनसे सलाह लेते थे। मैं नाम जान के नहीं ले रहा, मैं किसी को एम्बैरस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है सरकारों से कि आने वाली नस्लें उनको माफ नहीं करती, और मैं ये चाहता हूं कि कोई भी सरकार ऐसी गलती ना करे, क्योंकि हम बहुत यंग थे जब इमरजेंसी लगी, और अब तो कह सकते हैं हम कि हम डीटीसी की बसेस में पैम्फलेट इमरजेंसी के खिलाफ फेंक के आ जाते थे। बहुत से ऐसे समाजवादी थे जिनका स्नेह हमको हासिल था, और हम उनके आप कह सकते हैं डिस्पैचर राइडर भी थे। एक प्रोफेसर साहब हुआ करते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, वो अपनी अपनी पगार में से कुछ पैसे देते थे उन लोगों को जो अंडरग्राउंड है, तो हम में से कुछ लोग वो पैसे पहुंचा देते थे उन लोगों तक। तो हमारा तो जो जिसे कहते हैं ना, वी कट अवर टीथ इन जर्नलिज्म इन द 70s, जबकि इमरजेंसी का माहौल था, और हमने इमरजेंसी के विरोध में अपने तरीके से काम किया। और उसके बाद उसी इंदिरा गांधी को हमने इमरजेंसी के बारे में जब उससे सवाल पूछा गया
विदेश गए कि इमरजेंसी का क्या फायदा हुआ। तो उसने कहा कि ये फायदा हुआ कि इन वन सिंगल स्ट्रोक वी टर्न द एंटायर कंट्री अगेंस्ट अस, तो ये बात मानना भी एक बड़ी बात है जी। और इमरजेंसी के 18 महीने के बाद, शायद 18 महीने ही थे इमरजेंसी के, 16 या 18 महीने के बाद इमरजेंसी लिफ्ट करना और इलेक्शन करवाना भी एक बड़ी बात है। तो मेरा ये मानना है कि इस देश को दोबारा उस मंजर से ना गुजरवाया जाए और उसकी तरफ इशारा भी ना हो। बदकिस्मती ये है कि आज के दिन बहुत से ऐसे इशारे देखने को मिलते हैं जो याद दिलवाते हैं उस जमाने की, जिसकी बरसी मनाते हैं आज के हुक्मरान। और बहुत से मंत्री लोग जो आज के हैं वो तो जेपी मूवमेंट से निकले हैं। तो अब इससे ज्यादा क्या कहा जाए? समझदार को तो इशारा ही काफी होना चाहिए। श्रीमती, मेरा आपसे सवाल है, हमने जैसे शुरुआत में बात की तो लगातार एक चीज़ ये क्रिटिसिज्म जब ये होता है कि पत्रकारों को एक्सेस नहीं दिया जा रहा तो क्या बड़ी बात है, टीवी पर तो आ रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मतलब ये क्रिटिसिज्म, जो मेरा पहला सवाल था, ये उसी का एक्सटेंशन है कि जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि संसद टीवी जो दिखा रहा है वो एक लिमिटेड चीज़ है। तो आप इस सवाल का जवाब अगर आपको किसी को देना है कि संसद टीवी ही एक कार्रवाई है, तो उस पर आप क्या कहेंगी? मुझे लगता है क्योंकि संसद टीवी सब कुछ नहीं दिखाता। अगर संसद टीवी पूरा टाइम सब कुछ दिखा देता कि ऑपोजिशन प्रोटेस्ट कर रही है, ऑपोजिशन वेल में आ गई है या फिर ट्रेजरी बेंच वेल में आ गई है, कोई अगर बैनर लेके खड़ा है, अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की डिसीजन है कि कोई बैनर्स और प्लैकार्ड्स नहीं कैरी कर सकते पार्लियामेंट के अंदर। बट अगर हम दिसंबर में देखें जो विंटर सेशन था, उस टाइम पे जब 146 एमपीज को सस्पेंड किया गया था हमारे पार्लियामेंट की हिस्ट्री में पहली बार, तब सबसे बड़ा जो रीजन दिया गया था यही था कि ये लोग प्लैकार्ड्स और बैनर्स लेके आए हैं और ये अलाउड नहीं है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये डिसाइड हो चुका है, फिर भी एमपीज प्रोटेस्ट कर रहे थे प्लैकार्ड्स और बैनर्स लेके, और इसलिए धीरे धीरे सस्पेंशंस होते रहे। बट क्या वो प्लैकार्ड्स थे, क्या वो वेल में आए थे, क्या लिखे थे उस प्लैकार्ड्स में, ये भी तो देश को जानना, मतलब इट्स देयर राइट। वो देखना चाहेंगे कि क्या लिखा था उसमें, क्या इतना ऑफेंसिव था, क्या सच में वो प्लैकार्ड्स उठाए हुए थे या फिर उनको, मतलब ऑब्वियसली हम यहाँ बैठ के नहीं कह सकते कि हाँ नहीं उठाया था फिर भी स्पीकर ने बोला था। बट अगर उठाए थे, किस टाइम पे उठाए थे, किस टाइम पे वेल पे आए, कब स्पीकर ने वार्निंग दी, अगर आप सिर्फ एक आदमी को दिखा रहे हो और पूरे संसद को नहीं दिखा रहे हो तो कैसे समझ में आएगा कि क्या हो रहा है? तो संसद टीवी अगर ईमानदारी से पूरी सब कुछ दिखाती तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आप जिस लास्ट वीक जब राहुल गांधी अपना स्पीच दे रहे थे, वो बजट की स्पीच दे रहे थे, वो एक फोटोग्राफ दिखाने की कोशिश कर रहे थे निर्मला सीतारमन जो कि की। एक सरकारी कार्यक्रम का फोटो था। कार्यक्रम का फोटो था, जो फोटोग्राफ्स हर जगह आ चुकी थी ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि वो नया कुछ फोटोग्राफ दिखा रहे थे। बट जब भी वो ऊपर कर रहे थे, संसद टीवी ओम बिरला को दिखा रहा है। अब क्योंकि बाद में हमें पता है, क्योंकि सोर्सेज से हमें पता चल गया कि क्या वो फोटो था, वो हर जगह सर्कुलेट राहुल हो गांधी गया, ने भी उसे उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट डाला था किया, जी। कांग्रेस ने भी ट्वीट किया, तो हमें पता चला कि क्या फोटो है। बट अगर कोई व्यक्ति एमपी फोटो दिखा रहा है, और अब रूल ये है कि आप बैनर्स नहीं कैरी कर सकते, बट वो तो फोटोग्राफ थी। बट जो भी रूल है, अगर वो दिखा रहा है तो आप इमीडिएटली आप बिरला को दिखा रहे हो, ओम बिरला को दिखा रहे हो, वो नहीं दिखा रहे, तो संसद टीवी भी ईमानदारी से संसद की इसी में प्रोसीडिंग्स मैं नहीं एक दिखा और रहे चीज़ हैं। जोड़ना चाहूँगी। जब पिछली बार जैसे हमने बात की प्रधानमंत्री की, जब स्पीच चल रही थी, उसके बाद शाम को कुछ सर्टन न्यूज़ चैनल से जुड़े लोग थे, खासतौर पे न्यूज़ चैनल नहीं, फुटेज का एक दूसरा हिस्सा था जो कि चैनल्स पे और ट्विटर पे आना शुरू हुआ था कि नहीं देखिए ये किया गया, वो भी सेलेक्टिव था। तो क्या इस तरह से जो दिखाया जाता है कि फुटेज रिकॉर्ड हो रही है, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि फुटेज तो रिकॉर्ड हुई पर वो ब्रॉडकास्ट नहीं हो रही, वो जो प्रसारण नहीं किया जा रहा उसका। तो जो सवाल संसद टीवी पर, वही सरकार पर भी कि क्या इस तरह का कोई निर्देश दिया गया है? जी बिल्कुल। और कुछ वीडियोस भी सर्कुलेट हुए थे उस टाइम पे, जो कुछ पत्रकारों ने उनको सर्कुलेट किया था। कुछ लोगों ने कहा कि सिलेक्ट पत्रकारों के पास वो संसद के अंदर के वीडियोस और फोटोज कैसे आ गए। अगर कोई ऑपोजिशन के एमपी अगर वो ट्वीट करते या फिर वो सर्कुलेट करते तो वो उनके अगेंस्ट प्रिविलेज, मालूम नहीं है हाँ, कि कहाँ से आए, किसी को नहीं पता कहाँ से आए, बट वो आ गए। तो कहीं से तो लीक हो रहा है, और अगर लीक हो रहा है मतलब रिकॉर्ड हो रहा है प्रोसीडिंग्स, तो बाकी जनता को दिखाने
बताने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जनता का हक है देखना कि संसद में क्या हो रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ये नहीं कि आप वहां से सेंसर करके दिखा रहे हैं, दैट इज नॉट अलाउड हमारी डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में सबको सब कुछ पूरा इंफॉर्मेशन मिलना होता है। पार्लियामेंट इज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, तो एग्जैक्टली क्या प्रोसीडिंग्स हो रहे हैं उसका सेंसरशिप संसद टीवी नहीं कर सकता। और वो जो सेंसर्ड प्रोसीडिंग्स हमको देखने को मिलता है, वो रियल पिक्चर है या नहीं, वो हम संसद टीवी पे ही मान के चल रहे हैं। ये क्यों संसद टीवी को हमने इतना पावर दे दिया है कि वो डिसाइड करे हम क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे। तो ये एडिटेड जो ब्रॉडकास्ट होती है, ये भी प्रॉब्लमैटिक है। सर, प्रेस एडवाइजरी कमेटी की बात करते हैं। पहले होता था कि प्रेस एडवाइजरी कमेटीज होती थी, अब वो सिस्टम भी चला गया। क्या था पहले और अब क्या आपको लगता है होना चाहिए? नहीं, पहले था। मैं वाइस चेयरमैन रहा हूँ प्रेस एडवाइजरी कमेटी की, लोकसभा की। वो उनकी मतलब एक एडवाइजरी कैपेसिटी होती है और उसमें वो एडवाइस करते हैं स्पीकर को। स्पीकर इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। आप अभी जो वर्तमान स्पीकर हैं लोकसभा के, ओम बिरला, उनकी भूमिका पर क्या कहेंगे? विपक्ष के नेताओं ने देखिए, वो पीठासीन है एंड ही इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, तो मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ। कोई भी ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ जो उनकी शान के खिलाफ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज के दिन व्यवस्था है उसमें इम्प्रूवमेंट का बहुत स्कोप है। और जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स नहीं दिखाई दे जा रही, उसमें एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि कई बार पार्लियामेंट में बहुत उथल-पुथल हो जाती है और बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं जिसके चलते पार्लियामेंट की छवि बिगड़ती है जनता के मानस में। लेकिन हमने तो गाली-गलौज भी देखा पार्लियामेंट में पिछली सेशन में, लास्ट सेशन में। और तो इसमें एक बहस की ज़रूरत है और ये भी आर्गुमेंट दिया जा सकता है और इस आर्गुमेंट के मैं समर्थन में हूँ कि अगर हम जो टेलीकास्ट है उसको ईमानदारी से नहीं दिखा रहे हैं, तो एक तरह से जो सदन के सदस्य हैं, उनकी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज भी है। क्योंकि उनकी जवाबदेही जनता के समक्ष बनती है और जब तक जनता ये सुनती नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं। देखिए, ये बात सच है कि स्पेशल मेंशन्स जो हैं, वो पूरी दिखाई जाती है, जिसकी दिखाई जाती है। 0 आवर में जो सवाल पूछ रहे हैं या सवाल जवाब जो होता है क्वेश्चन आवर में, वो भी दिखाते हैं। लेकिन जो बहस के दौरान जो माहौल होता है, वो टेलीविज़न पे नज़र नहीं आता। और दूसरा, अब जिस तरह से नई संसद भवन बना है, अगर उसमें आप संसद में बैठ के उसकी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, तो शायद आपको दूरबीन की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ आपकी प्रेस गैलरी है, वहाँ से बहुत से सदस्य बहुत दूर बैठे हों और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसने क्या बोला। और पुराने सदन में तो हम ऊपर बैठे होते थे, हमको तो पता चल जाता था क्या हो रहा है पूरा। तो बहुत कठिन समस्या हो गई नई पीढ़ी के लिए, पत्रकारों की जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब भी कुछ ऐसा किया जा सकता है कि जिसके चलते जो सुविधा हो जाए फॉर प्रेस कवरेज। क्योंकि एक बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि parliamentary proceedings constitute the institutional memory of this country. Parliament is the institutional memory of this country. आने वाली नस्लें, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं मुद्दों पर, वो उनके लिए सोर्स मटेरियल पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं। क्योंकि पार्लियामेंट में जो बात कही जाती, पार्लियामेंट में सिर्फ बेहूदगी नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया। और एक समय में तो जब हमको कुछ समझ नहीं आता था, कोई सदस्य बोल रहा होता था, तो हम प्रोसीडिंग्स हो जाने के बाद उनके घर चले जाया करते थे टू अंडरस्टैंड व्हाट इशू ही वाज ट्राइंग टू रेज। और ये और प्रणब मुखर्जी के साथ तो हम 3-4 लोग थे, हम रात को अड्डा लगाते थे जाके। और प्रणब मुखर्जी वाज चेयरमैन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम। और मुझे एक बार अरुण जेटली ने बात को माना कि प्रणब दा ने बहुत मदद की वाजपेयी सरकार की इन लॉ मेकिंग।
एज चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम, हमारे देश में ये प्रथा रही है। हमारे देश में ये भी प्रथा रही है कि आउटगोइंग एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने इनकमिंग एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को परिप्रेक्ष्य देकर, सलाह देकर भारत का एजेंडा आगे बढ़वाने में मदद की है। ये सब बातें छपती नहीं है, लेकिन ये बातें ज्ञान हम लोगों को पता है। तो इसलिए पार्लियामेंट एज एन इंस्टीट्यूशन इज वेरी प्रेशियस, और हम उस प्रेशियस इंस्टीट्यूशन को उसी तरह से चलाएं, सजा के रखें, जिस तरह से कोई भी प्रेशियस चीज आप अपने घर में संभाल के सजा के रखते हैं। हम लगातार जब बात कर रहे हैं कि लोग मिलते जुलते थे, इनफॉर्मली मिला जुला जाता था नेताओं से, पत्रकारों के साथ, सेंट्रल हॉल का तो ये पुरानी रवायत थी कि वहाँ पर इनफॉर्मली विपक्ष के नेता हो, पक्ष के नेता हो, सभी पत्रकारों से कैजुअली मिलते थे। पर अखबारों में जो खबरें आ रही हैं उनकी माने तो एक अखबार में एक पुरानी वरिष्ठ पत्रकार ने बताया है कि किस तरह से स्क्रूटनी हो रही थी। आज के द हिंदू अखबार में उनकी पत्रकार विजेता ने लिखा है कि वो जब अभी पिछली बार गई हैं, पिछले हफ्ते जब प्रधानमंत्री का भाषण था, तो उन्हें लगा कि जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा ही स्क्रूटनी कर रही है, पत्रकारों की बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है। एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से बात करते हुए एक अन्य वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि जब उनसे एक सरकार के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री, उन्होंने नाम नहीं बताया, पर उन्होंने बताया कि जब वो एक पत्रकार से इनफॉर्मली बात कर रहे थे तो कुछ देर में बस वो कॉफ़ी लेकर उठ गए, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इशारे में ये बताया कि उन पर निगरानी हो रही है, वो सर्विलांस में है। यही सेम चीज़ तो जब सेंट्रल हॉल में एक्सेस बंद किया गया था तभी कहा गया था कि वहाँ पर सब इन्फॉर्मली मिलते। तो क्या सरकार नज़र रख रही है? जब 14 में सरकार आई थी तब भी ये कहा गया था कि पीएमओ के एक अधिकारी थे, एक ओएसडी थे, जो कि जाकर सेंट्रल हॉल में देखा करते थे कि कौन किससे बात कर रहा है। ये इस तरह की सर्विलांस, अगर श्रावस्ती मैं आपसे पूछूं आपका रवैया क्या लगता है, अगर इस तरीके के आरोप में कुछ भी दम है, या अगर इतने लोग इस चीज़ पर आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये सर्विलांस का क्या उद्देश्य हो सकता है? कि एक तरीके से अगर हम देखें तो इस सरकार के 10 साल में हमने देखा है कि जो मीडिया उनके खिलाफ तो नहीं कहूंगी, उनके अगेंस्ट जो स्टोरीज लिखते, क्रिटिकल स्टोरीज जिन जिन मीडिया पे आती है, वहां पे सरकार का जो रवैया रहा है हमने 10 साल में देखा है। अगर हम इलेक्शन के बारे में बात कर ले तो इलेक्शन के टाइम पे बस एग्जाम्पल की तरफ तरीके से मैं बताऊंगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इतने सारे इंटरव्यूज दिए। उनके अगेंस्ट पहले क्रिटिसिज्म ये हुआ करता था कि वो इंटरव्यूज नहीं देते, बट इस 2024 के चुनाव के टाइम पे उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए। बट उन्होंने कहाँ कहाँ इंटरव्यूज दिए वो भी अगर आप देख ले तो आपको जवाब वहां पे मिल जाएगा कि मीडिया का क्या रोल है इसमें। जो मीडिया आपके लिए बात करती है, आप सिर्फ उनसे बात करते हैं। मैं सिर्फ प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बता रही हूँ, इन जनरल जो एक हॉस्टाइल एटीट्यूड हो गया है हमारे देश में मीडिया की तरफ, जो पहले तो ये कहा जाता था कि सिर्फ बीजेपी की तरफ से है, बट ऐसा नहीं है। ये थोड़ा कल्चर स्प्रेड हो गया है बाकी पार्टीज में भी। तो क्या उनमें विपक्षी दल भी शामिल है? जी, विपक्षी दल भी शामिल है, और एक एफर्ट है जानने के लिए कि क्या रिपोर्ट होने वाला है, क्या सवाल है, क्या मतलब एक प्रेस फ्रीडम पे एक ओवरऑल थ्रेट मंडरा रहा है, जो पहले विपक्ष अब विपक्ष अभी भी ये कहने की कोशिश करी है कि वो बीजेपी की तरह नहीं है, बट हमें पता है पीछे क्या हो रहा है, और थोड़े थोड़े जो जो आप एफर्ट्स बदलाव उनके रवैये में, जो उनका आपकी तरफ अप्रोच है, उसमें आप महसूस जी कर रहे हैं? जी जी तो ये जो ओवरऑल प्रेस फ्रीडम का जो हेल्थ है हमारी कंट्री में, इसको इफेक्ट कर रहा है। पहले अगर आप बीजेपी को सिर्फ क्रिटिसाइज करते थे कि वो बहुत कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन बाहर ला रही है, ऑपोजिशन की भी काफी पार्टीज है जो भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ऑफ कोर्स उनके पास शायद उतना पावर नहीं होगा अभी, बट अगर आ जाए तो वो भी कर सकते हैं। तो दिस इज अ वार्निंग साइन फॉर आवर डेमोक्रेसी, और जिसमें पावर जब जिसके हाथ में होता है वो सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट ये चेक करने के लिए मीडिया बहुत जरूरी है। और मीडिया को कंट्रोल करना मतलब इंफॉर्मेशन को आप कंट्रोल करना, आपके देश के लोगों को क्या पता है उसको आप कंट्रोल करना। अगर देश के लोगों को पता होगा क्या प्रॉब्लम्स है, तभी वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, तभी आपके खिलाफ वोट डालेंगे अगर डालना है तो। बट अगर आप उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगा ही नहीं तो उनको सब ठीक लगेगा। इसलिए मीडिया बहुत जरूरी है हर पार्टी के लिए, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, और उनको कंट्रोल करने की कोशिश भी इसी तरीके से किया जा रहा है। बट हमारे हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए ये जो सारे
एफर्ट्स हम देख रहे हैं, सर्वेलेंस हो गया, क्या सवाल है। विपक्ष इलेक्शन के टाइम पे बोलता था कि बीजेपी सवाल देती है प्रधानमंत्री को, और फिर उनकी तरफ से भी बीजेपी वालों की तरफ से भी एक ये था कि किसी ने सवाल नहीं दिया, एकदम फ्री व्हीलिंग इंटरव्यू था। बट ये सारा जो वार्निंग साइंस है, क्यों सवाल दिए जाएंगे किसी को भी, वो प्रधानमंत्री हो या विपक्ष के नेता हो, सब जर्नलिस्ट को फ्रीडम होना चाहिए पूछने के लिए जो उनका मन कहे। अगर आपको जवाब नहीं देना, आप जवाब ना दो, बट आप सवाल मांग नहीं सकते ऐसे पहले से। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, ये हमारे पिछले 10 साल में और गहरा हो गया है ये प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं था, बट ये गहरा हो गया है ये प्रॉब्लम्स। और ये आगे के दिनों में कैसे सारे पार्टीज को लेके कैसे बिहेव करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आखिर में ये कहूंगी कि ओम बिरला ने जो सारे जर्नलिस्ट को बुलाया अपने ऑफिस में और उन्होंने बात की, ये अच्छी साइन है कि उन्होंने सुना उनकी बातें और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम करेंगे कुछ इस बारे में। इट्स अ गुड साइन, इसको वेलकम करना चाहिए। एंड वी होप कि ऐसा वो जो पिंजरा वाला जो काफी लोगों ने कहा द स्टेट ऑफ इंडियन मीडिया, वो वाज एन पर्सोनिफिकेशन ऑफ दैट, वो आगे के दिनों में ना देखी जाए। तो हमारी तो यही अपेक्षा रहेगी। ये बात आखिर में कहना चाहता हूँ कि नो गवर्नमेंट वांट्स अ फ्री प्रेस। अब उनको अपने हिसाब से मीडिया चाहिए, हर सरकार को, भले जो भी रंग हो सरकार का। तो मैं समझता हूँ कि सूनर और लेटर उसके चलते मीडिया को भी बहुत ज़्यादा प्लायबल नहीं होना चाहिए। मीडिया बहुत प्लायबल हो जाता है और उसका कारण, कई कारण हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन मीडिया जब प्लायबल हो जाता है, आडवाणी जी ने इमरजेंसी में क्या बोला था? आडवाणी जी ने कहा था कि दे वर आस्क्ड टू बेंड बट दे क्रॉल्ड। तो दे नो द नेचर ऑफ द बीस्ट एंड दे नो हाउ टू टेम इट। इसके खिलाफ मीडिया को स्वयं करेक्टिव एक्शन अपने भीतर लेने की जरूरत है। और बहुत बार मीडिया भी गलतियां करता है, सेंसेशनलाइज कर देता है। और जो टीआरपी वाला जो फिनोमिनन है, इट इज सेल्फ डिफीटिंग। हमारा काम मशहूरी हासिल करना नहीं है। हमारा काम इज नॉट टू कैच आईबॉल्स, इट इज टू एंगेज द माइंड्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। आप कह सकते हो इसके विरोध में कि अनलेस we have a business model which is self-sustainable and which makes you live as a media organization, वो बात सच है। लेकिन beyond a point तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना अपने प्रिंसिपल से। हम भी उम्मीद करते हैं कि पक्ष के साथ में विपक्षी जो नेता हैं वो भी मीडिया के प्रति अपना रवैया जो है उसको पॉजिटिव रखें, और जिस तरीके की आपने बात कही कि उनकी तरफ से भी कई बार उसी तरीके का प्रेशर आता है, उसी तरीके के दबाव आते हैं, वो देखने को ना मिलें। आप दोनों हमारे शो में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।